आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 और 11 की दृष्टि से एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था हमारा गति, उसके अगले पार्ट में हम आज बात करेंगे और ये हमारा पार्ट है गति का ग्राफीय निरूपण। इससे पिछले वीडियो में हमने गति, वेग, त्वरण ऐसे कई अवयवों को समझा था गति से संबंधित। और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि जो गति का ग्राफीय निरूपण है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा यही है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं गति के, वो कहीं ना कहीं 50% इस पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। चाहे वो आपके क्लास के एग्ज़ाम्स रहते हों, होम एग्ज़ाम्स रहते हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ग्राफिकल मेथड पर न्यूमेरिकल फंसने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो ग्राफिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आखिर गति का ग्राफीय निरूपण है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो गति का ग्राफीय निरूपण की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब किसी व्यक्ति ने मान लिया कोई प्रयोग किया गति के संबंध में और उस प्रयोग को उसने करने के बाद अपनी कॉपी पर या किसी नोटबुक पर नोट कर लिया। जो नोट किया हुआ नोट्स था वो उसने अपने अकॉर्डिंग लिखा था। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस नोट्स को पढ़ना चाहे तो पहले तो उसको पढ़ने के लिए समय ज़्यादा चाहिए। समय ज़्यादा होने के साथ साथ हो सकता है एक व्यक्ति के नोट्स लिखने में दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस नोट्स को पढ़कर समझने में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। पढ़ने में समय भी ज़्यादा लगेगा, उसको नोट करने में समय भी ज़्यादा लगेगा और जब वो दोबारा उसको पढ़ेगा तो एनालाइज करके रिज़ल्ट निकालने में भी समय ज़्यादा लगेगा। अगर जो हमने प्रयोग किया है उसके संबंधित जो तथ्य हैं उनको ग्राफिकल मतलब चित्र के माध्यम से किसी जगह पर अंकित कर दें, कहीं ग्राफ के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या होता है, हमको उस डेटा को स्टडी करने में बहुत आसानी रहती है। कक्षा 8 में 7 में और हमने ग्राफ बनाए होंगे। 2001 में जनसंख्या किसी जगह की इतनी थी, 2010 में इतनी हो गई, तो अगर इसी अनुपात में बढ़ती रही तो 2020 में जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे कई थे, हम उसमें फ्यूचर का अनुमान भी लगा सकते हैं अगर ग्राफ हमको क्लियर है। ग्राफ देखकर हम गति के विषय में आसानी से जानकारी कर सकते हैं। अगर हमने उसको नोट्स में लिखा हुआ है तो पढ़ने में समय लगेगा, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालने में समय लगेगा। परंतु अगर हमें ग्राफ दिया है किसी गति का तो हम उस गति के ग्राफ को देखकर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इस पिंड की गति या इस वस्तु की गति किस प्रकार की गति है और फ्यूचर में ये कहाँ होने की संभावना है। अभी इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया था और वो सैटेलाइट कहाँ गया था? चंद्रमा की तरफ गया था। क्या हुआ? अंत के कुछ समय में वो जो सैटेलाइट था अपने मार्ग से भटक गया और उससे लिंक टूट गया। तो अगर हमने उस वीडियो को देखा हो, इसरो के द्वारा चलाए जाने वाले वीडियो को, तो उसमें देखा था उन्होंने एक पाथ बना रखा था, एक लाइन बनी हुई थी और जो सैटेलाइट जा रहा था उसी लाइन को सेट करते हुए मतलब कवर करते हुए जा रहा था। मतलब उन्होंने जो पहले से एक ग्राफ निर्धारित कर रखा था उसी ग्राफ के आधार पर वो सैटेलाइट चलना चाहिए था। परंतु लास्ट में क्या हुआ, वो सैटेलाइट ग्राफ से अलग हो गया और ग्राफ से अलग होने का मतलब है हमने जो उसमें प्रोग्राम फीड किया था, अब वो सैटेलाइट उस प्रोग्राम को या उस कंडीशन को, उस कहे गए ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है। और ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है तो लास्ट वाले ग्राफ में वो इसरो के पाथ से अलग हो गया और जैसे ही अलग हुआ इसका मतलब उन्होंने कह दिया था कि हमने सैटेलाइट से नियंत्रण अपना खो दिया है, संपर्क हमने उसे खो दिया है। तो ये ग्राफ जो है बहुत मदद करते हैं हमें किसी फ्यूचर में आने वाले जो मतलब हमने वेलोसिटी ग्राफ बनाया है तो कोई गति वस्तु कर रही है तो हम बता सकते हैं इन फ्यूचर उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, वो वस्तु कहाँ पर स्थित हो सकती है। अगर 10 सेकंड में वस्तु यहाँ से यहाँ गई है तो आने वाले अगले 15 सेकंड में 20 सेकंड में वस्तु कहाँ पर पहुँच सकती है। ऐसे कई निर्धारण हम ग्राफ के आधार पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गति का ग्राफीय निरूपण गति के अध्ययन को सरल बनाने के लिए और आसानी से समझने के लिए तैयार किया गया है। गति का ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, 2 टाइप के हैं मेनली, और वो 2 टाइप जो हमारे हैं, एक तो है डिस्टेंस
टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, और दूसरा है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूरी समय ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है, दो अक्षें लेते हैं हम ग्राफ को बनाने के लिए। ये हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, उससे थोड़ा रिलेटेड पोर्शन है। मैथ वालों को थोड़ा सा और आसान रहेगा अगर आपने होम साइंस या बायो ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये दो अक्षें होती हैं, ये एक्स अक्ष बोली जाती है और ये वाई अक्ष, ये भी एक्स अक्ष है और वाई अक्ष। तो दूरी समय ग्राफ में का निर्माण हम तब करते हैं या दूरी समय ग्राफ का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी वस्तु की गति के दौरान उसके दूरी और समय को देख रहे हों, दूरी और समय के विषय में अध्ययन कर रहे हों। तो ऐसी स्थिति में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष पर समय टाइम स्मॉल टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई अक्ष पर हम दूरी, इसको स्थिति भी कहते हैं, कभी कभी स्थिति समय ग्राफ कह देता है। तो वाई अक्ष पर हम दूरी डिस्टेंस स्मॉल एस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर वेग समय ग्राफ होगा तो एक्स अक्ष पर समय रहेगा स्मॉल टी टाइम और वाई अक्ष पर वेग वेलोसिटी स्मॉल वी वाला ग्राफ रहेगा। तो अगर हम किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं और उस अध्ययन के दौरान हमें वस्तु की दूरी के सापेक्ष समय, मतलब दूरी और समय, कितने समय वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, अगर इन चीज़ों को निर्धारित करके उसका अध्ययन करना है तो दूरी समय ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं। अगर बात करें किसी वस्तु के वेग और उसके समय के बीच में हमें कोई संबंध स्थापित करना है, कोई अध्ययन करना है, उसको निगरानी करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम वेग समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो साधारण शब्दों में कह लें, दूरी और समय के बीच संबंध देखना हो, दूरी और समय के बीच अध्ययन करना हो, वस्तु की दूरी के साथ समय कैसा है या समय के साथ कितनी दूरी तय कर रहा है, अगर इन अध्ययनों को करना हो तो हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें यह देखना हो कि वस्तु कितने समय में कितना वेग परिवर्तन कर रही है, कितने वेग से कितने समय में गति कर रही है, वेग और समय के बीच कहीं कोई संबंध, कहीं कोई निगमन, कहीं कोई अध्ययन करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम वेग समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। सिंपल सा है, वाई अक्ष पर दूरी और एक्स अक्ष पर समय, वाई अक्ष पर वेग और एक्स अक्ष पर समय, इन दो को निर्धारित कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे ग्राफ हैं ये हमको अलग अलग रूपों में हमें मदद करते हैं। जैसे अगर दूरी समय हमको ग्राफ दिया है तो इस दूरी समय ग्राफ से हम केवल 3 चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। किस समय में वस्तु किस दूरी पर है या किस दूरी पर होगी, अगर ग्राफ बना है तब बात कर रहे हैं। अगर दूरी समय ग्राफ हमको दिया है तो हम 3 चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। कितनी दूरी तय करने में वस्तु को कितना समय लगेगा, एक चीज़, या कितने समय में वस्तु कितनी दूरी पर तय करेगी या कितनी दूरी पर होगी। अगर हमको ग्राफ दिया है, बता दें कि 10 सेकंड में वस्तु की स्थिति ऐसी है तो आगे आने वाले 20 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो अगर हमें समय दिया है, दूरी की गणना करनी है, दूरी दी है, समय की गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर ग्राफ में दूरी समय ग्राफ दिया है और वस्तु का वेग निकालना है तब भी हम इस ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लिया किसी वस्तु का ग्राफ इस तरीके का दिया गया है। वस्तु प्रारंभ में बिंदु ए पर थी और अंत में बिंदु बी पर पहुंच गई। अब पूछ रहा है ए से बी के बीच में वस्तु का वेग कैसा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए से बी के बीच की प्रवणता निकाल देते हैं, टेंजेंट निकाल देते हैं। वो टेंजेंट निकालने के लिए हमने बी से लंब डाला और ए से लंब डाल दिया। ये हमारी जो दूरी हो गई ये आधार हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो गई हम इसको ओ मान लें या कुछ और मान सकते हैं आप। तो ये दूरी हमारी मान लिया एक्स थी और ये दूरी हमारी वाई हो गई। तो अगर हम कहें ए से बी के बीच वस्तु का वेग कैसा है तो हम क्या निकाल देंगे, प्रवणता, प्रवणता। इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेन शॉर्ट में लिखते हैं, टेंजेंट मैथ का वर्ड है ये, ट्रिग्नोमेट्री से।
तो टेंजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। तो रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हमने ए से लंब डाला, समांतर रेखा खींची एक्स अक्ष के, और बी से लंब डाल दिया। जहाँ पर काटा उस दूरी को हमने ले लिया, ए से ये दूरी x है और ओ से ये दूरी y है। तो हमें tan निकालना, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, y है, और आधार कितना है, x है। तो y/x जो आएगा ये हमारा वेग होगा। y का मात्रक मीटर में होगा और x अक्ष है तो समय है, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड में होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर हमें दूरी समय ग्राफ दिया है और किसी भी वस्तु के वेग का निर्धारण करना है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, तो उन दो बिंदुओं के बीच इस तरह के समांतर और लंब रेखाएं खींचकर हम उस दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकालेंगे, और जो प्रवणता आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वस्तु का वेग हो जाएगी। तो वस्तु का वेग बराबर, अगर दूरी समय ग्राफ हमको दिया है तो प्रवणता ज्ञात करेंगे, टेंजेंट फाइंड करेंगे, और टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा आ रहा है y आ रहा है, और बेस हमारा कितना है, x है, और ये हमको ग्राफ में निकालना पड़ेगा। अभी और हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हम बता सकते हैं, अगर कोई पूछे कि a बिंदु है तो वस्तु का समय क्या होगा, तो a से यहाँ पर लंब डाल देंगे, और जहाँ पर ये टच करेगा उस जगह का जो आंकिक मान होगा वो a की स्थिति में समय होगा। और अगर दूरी पूछेगा तो a से इस साइड में लंब डाल देंगे, जिस बिंदु का अध्ययन पूछेगा तो वो क्या होगा, तय की गई दूरी होगा। तो यहाँ मान लिया अगर 2 होता और यहाँ 4 होता तो इसका मतलब था 2 सेकंड में वस्तु 4 मीटर गति कर चुकी थी। अगर मान लिया B पर हमें निकालना है तो इधर लंब डाल देंगे, यहाँ पर लंब जहाँ टच करेगा वहाँ पर वो तय की गई दूरी होगी, और इधर लंब डाल देंगे, यहाँ जो टच करेगा मान लिया ये 4 है और ये बता दे 16 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी चली गई, 16 मीटर दूरी चली गई। तो ऐसी स्थितियां हमारी क्या दिखाएंगी। अब हम यहाँ है, अगर ग्राफ दिया है तो हम ये इस तरीके से दोनों अक्षों पर लंब डालकर उतने समय में कितनी दूरी तय की गई या उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा है, इसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है अगर वेग समय ग्राफ की, तो वेग समय ग्राफ हमारे लिए का कैसे उपयोगी है। वेग समय ग्राफ में हम एक तो वस्तु का वेग, उसके संगत समय, मतलब किसने वेग के साथ उसका कितना समय था, 10 सेकंड में उसका वेग कितना था, 5 सेकंड में उसका वेग कितना था, या इतने वेग के समय वह समय कितना था, इतना वेग था, 20 मीटर पर सेकंड वेग था, तो वस्तु का समय कितना था। तो वेग और समय को तो आसानी से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम वेग समय ग्राफ की सहायता से उस वस्तु के त्वरण की गणना कर सकते हैं। जैसे दूरी समय ग्राफ में हम रेखा की प्रवणता निकालकर वस्तु का वेग ज्ञात करते थे, इसी प्रकार अगर हम वेग समय ग्राफ में दो स्थितियों के बीच की प्रवणता निकाल दें, बिल्कुल आसान सा है, ध्यान रखिएगा। अगर दो स्थितियों के बीच की प्रवणता निकाल दें तो क्या आ जाएगा, हम उस दो बिंदुओं के बीच में जो ग्राफ बना है उसके त्वरण की गणना कर सकते हैं। तो त्वरण निकालने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे उन दो बिंदुओं के बीच का, और टेंजेंट हमारा क्या हो जाएगा, y डैश अपॉन x डैश। जैसे पहले किया था वेग समय ग्राफ में भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से किसी वस्तु का त्वरण, वेग समय ग्राफ तो हम आसानी से ज्ञात करेंगे, ए बिंदु पर कितना समय था, कितना वेग था, लंब डालकर जैसे यहाँ कर रहे थे, ऐसे ही बी समय पर कितना समय था, बी पॉइंट पर कितना समय था और उस समय कितना वेग था। ये दोनों चीज़ें हम आसानी से लंब डालकर निकाल सकते हैं। अगर हम वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता मीन्स टेंजेंट को फाइंड कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु के उन दो बिंदुओं के बीच का त्वरण आसानी से, एक्सीलरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वेग है तो y का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, और अगर यहाँ समय है तो इसका मात्रक होगा सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड और प्रति सेकेंड में सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण आपका मात्रक हो जाएगा। तो क्या क्या निकाल सकते हैं, वेग का निर्धारण कर सकते हैं, समय ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं, और एक और चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, वो है दो बिंदुओं के बीच
वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। और चली गई दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया अगर कह दे बिंदु ए से बिंदु बी के बीच वस्तु ने कितनी दूरी तय की, तो हम बिंदु ए से लंब डाल देंगे नीचे की तरफ और बिंदु बी से लंब डाल देंगे नीचे की तरफ, और इतने के बीच घेरा गया क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, क्या करें, इन दो बिंदुओं के बीच ग्राफ में घेरा गया क्षेत्रफल अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी निकालने के लिए वेग समय ग्राफ में बिंदुओं के बीच घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वी हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स टू एनालाइजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है वेग समय ग्राफ में, तो उन दो बिंदुओं के बीच में घेरा गया क्षेत्रफल निकाल देंगे, जिनसे हम उस वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपकी नोट करने वाली हैं। अगर हमें दूरी समय ग्राफ में वेग निकालना है तो क्या करेंगे, उन बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकाल देंगे। अगर वेग समय ग्राफ में हमें त्वरण निकालना है तब भी क्या करेंगे, उन दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता निकाल देंगे। वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं। और अगर हमें वेग समय ग्राफ में तय की गई दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बिंदुओं के बीच घेरे गए क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ समझेंगे कि आखिर कैसे ग्राफ को देखकर हम ये बता सकेंगे कि वस्तु की स्थितियाँ कैसी हैं, गति कैसी है, आखिर वस्तु का व्यवहार गति के दौरान कैसा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे तथ्यों को देखेंगे और हो सकता है ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव करके या एक दो प्रश्न नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ दिए जाए। ग्राफ को देखकर हमको बताना है कि वस्तु की स्थिति या वस्तु की गति कैसी है। मान लिया यह एक ग्राफ दिया है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर वेग समय ग्राफ दूरी समय ग्राफ की बात करें, अगर दूरी समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, कब की बात कर रहे हैं, दूरी समय ग्राफ की। अगर दूरी समय ग्राफ में जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब क्या होता है, समय आगे बढ़ रहा है परंतु ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। समय बढ़ता जा रहा है, ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर नहीं जाने का मतलब दूरी नहीं बढ़ रही। तो हम क्या बता रहे हैं, समय बढ़ता जाए मगर दूरी ना बढ़े। तो ऐसी स्थिति में क्या हम कहते हैं कि वस्तु स्थिर है। बताया था आपको, समय बदलने के साथ साथ स्थान परिवर्तित ना हो तो हम क्या कहते हैं, वस्तु विराम की अवस्था में है। तो अगर दूरी समय ग्राफ में हमें एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो रही है तो वो यह प्रदर्शित करती है कि वस्तु स्थिर है। ध्यान रखेंगे, अगर यही ग्राफ हमको वेग समय ग्राफ में प्राप्त हो, इसमें क्या हो जाएगा, स्थिर वस्तु को प्रदर्शित करेगा। क्या बताएगा, वस्तु स्थिर है। अगर यही ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर रेखा हमको कहाँ प्राप्त हो, वेग समय ग्राफ में प्राप्त हो, तो समय बढ़ रहा है मगर वेग नहीं बढ़ रहा। समय बढ़ता जा रहा है परंतु वस्तु का वेग नहीं बढ़ रहा। तो वेग कब नहीं बढ़ता है, वस्तु का वेग कब एक जैसा रहता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं समय के साथ वस्तु का वेग नहीं बढ़ना, इसका मतलब है वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, या कह सकते हैं वस्तु का त्वरण शून्य है। तो मतलब एक समान वेग से गतिमान वस्तु। अगर हमें वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त हो रही है ग्राफ के अंदर, तो मतलब जो वस्तु गति कर रही है वो एक समान वेग से गति कर रही है, या कह सकते हैं उस वस्तु का त्वरण कैसा है, शून्य है। तो इतनी छोटी सी चीज़ ग्राफ को हमने देखा, अगर ये दो चीज़ें हमने स्टडी की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, तो ग्राफ को हमने देखा कि दूरी समय ग्राफ है और समांतर रेखा है, इसका मतलब वस्तु स्थिर है, कोई गति नहीं हो रही है।
और अगर यही बात वेग समय ग्राफ में हमने देखा, वेग समय ग्राफ है और एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, तो साफ साफ इसका मतलब है कि वस्तु वेग समय ग्राफ वाली जो वस्तु है वो एक समान वेग से गतिमान है, या कह सकते हैं उस समय वस्तु का त्वरण शून्य है। समझ गए? तो इतना छोटा सा है, इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ग्राफ को देख कर ही हम बता सकते हैं वस्तु की गति कैसी है, एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है, एक समान वेग है, असमान वेग है, शून्य त्वरण है, विराम है, गति है, जो भी है ग्राफ को केवल देखने मात्र से बता सकते हैं। और अगर यही कहीं नोट्स के रूप में लिखे हों, कोई पॉइंट्स के रूप में लिखे हों, तो जब हम 50 पॉइंट्स पढ़ेंगे तब जाकर हम कोई निर्धारण कर पाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ऐसा ही हो कि ग्राफ में हमें एक्स अक्ष के साथ कोई थीटा कोण बनाते हुए रेखा प्राप्त हो और वो थीटा कोण 90 अंश से छोटा हो, थीटा कोण क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो, y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, तो अगर हमें ग्राफ, वेग समय ग्राफ या गति के ग्राफीय निरूपण में x अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए रेखा प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये है कि वस्तु, दूरी समय ग्राफ की बात करें, अगर ये रेखा हमको दूरी समय ग्राफ में, ये तिरछी रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती हुई सीधी सरल रेखा क्या हो, अगर हमें प्राप्त हो रही हो, किसमें, दूरी समय ग्राफ में, लाइन से आगे बढ़ा रहे हैं, अगर दूरी समय ग्राफ में ऐसी रेखा प्राप्त हो रही हो, तो इसका मतलब साफ है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। क्या है, वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, या कह सकते हैं वस्तु की दूरी और समय का वेग नियत है, उसको ये भी कह सकते हैं, या आप अपने नोट्स में अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम सीधा इतना कह रहे हैं कि अगर दूरी समय ग्राफ में हमें एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती हुई कोई रेखा प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब दूरी समय ग्राफ में यह निकाला जाएगा कि वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, या कह सकते हैं उसका दूरी और समय का अनुपात नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है। और अगर यही ग्राफ हमको एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता हुआ सीधी सरल रेखा वाला हमें कहाँ प्राप्त हो, वेग समय ग्राफ में प्राप्त हो, कहाँ पर प्राप्त हो, वेग समय ग्राफ में, तब हम क्या कहेंगे, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। क्या है, त्वरण से गतिमान है, ध्यान रहेगा। दूरी समय ग्राफ में अगर हमको एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती हुई रेखा मिलेगी तो एक समान वेग से वस्तु गति कर रही है। अगर यही ग्राफ हमको वेग समय ग्राफ में मिलेगा, मतलब वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। अगर इस ग्राफ की जगह पर कहीं ऐसा हो, हमें इस टाइप का कोई ग्राफ मिले, थोड़ा सा वक्र ग्राफ जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो इस प्रकार का ग्राफ अगर दूरी समय ग्राफ में है, अगर इस टाइप का एक वक्र बनाता हुआ, परवलय जैसा बनाता हुआ ग्राफ अगर दूरी समय ग्राफ में है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, वस्तु असमान धनात्मक वेग से गतिमान है। कैसी है, असमान वेग, क्योंकि समान रूप से वेग नहीं बढ़ रहा है, मगर धनात्मक है, धनात्मक मतलब वेग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमें ग्राफ में कहीं पर कोई वक्र रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती हुई इस प्रकार मिल रही है, कौन से ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो हम कह सकते हैं वस्तु जो है वो असमान वेग से, परंतु कैसा है, असमान वेग, धनात्मक है, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वस्तु असमान धनात्मक वेग से गति कर रही है। क्लियर है, ऐसा वेग जो फिक्स ना हो, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो कैसी है, पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी है, उससे मूवमेंट हो रहा है। अगर यही ग्राफ हमको वेग समय में प्राप्त होगा तो हम क्या कहेंगे, अगर यही ग्राफ वेग समय वाले में हो तो क्या होगा, वस्तु असमान धनात्मक त्वरण से
गतिमान है। तब क्या कह देंगे, वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो नॉन कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन से मूवमेंट कर रही है। वस्तु क्या है, असमान धनात्मक वेग से गति करेगी। कब, जब ये ग्राफ हमको दूरी समय ग्राफ में प्राप्त होगा। दूरी को कभी कभी स्थिति कहते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और अगर यही ग्राफ हमको वेग समय ग्राफ में प्राप्त हो रहा है, तब हम कह देंगे वस्तु असमान धनात्मक त्वरण से गतिमान है। अगर ये ग्राफ हमको इस तरीके से उल्टा मिले, घटता हुआ मिले, तब क्या होगा, अगर दूरी समय ग्राफ की बात करेंगे तो असमान ऋणात्मक वेग की बात होगी। असमान ऋणात्मक वेग से गतिमान होगी वस्तु। और अगर यही ग्राफ हमको वेग समय ग्राफ में मिल रहा है उल्टा, जैसे ये तो नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ था और ये ऊपर से बढ़कर नीचे की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में अगर दूरी समय ग्राफ होगा तो हम कह देंगे असमान ऋणात्मक वेग से, नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी से मूवमेंट हो रहा है। और अगर वेग समय ग्राफ में होगा तो हम कह देंगे कि असमान ऋणात्मक त्वरण से वस्तु गतिमान है। ऋणात्मक त्वरण से वस्तु गतिमान है। नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सीलरेशन से बॉडी मूवमेंट कर रही है। तो चार हमने स्थितियां अभी पढ़ी। समांतर की, एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बनाए हुए है, एक पैराबोला है ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, एक पैराबोला है नीचे की तरफ। पैराबोला मतलब परवलय, इस आकृति को हम परवलयाकार आकृति कहते हैं। तो ये चार स्थितियां अभी हमने पढ़ी। अभी आगे इन और स्थितियों को भी हम देखेंगे। अगर हमको ग्राफ में एक ऐसी रेखा प्राप्त हो जो एक समान हो, बट इसका जो एंगल थीटा हो वो 90 डिग्री से बड़ा हो। अभी हमने ग्राफ देखा था 90 डिग्री से छोटे एंगल का, तो उसमें क्या था, एक समान धनात्मक वेग से गतिमान थी। तो अगर दूरी समय की बात करें, दूरी समय ग्राफ की बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे एक समान ऋणात्मक वेग से वस्तु गतिमान है। अगर हमें ग्राफ कैसा मिल रहा है, एक सीधी रेखा मिल रही है एक्स अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए, परंतु वो कोण 90 अंश से ज़्यादा है। अगर 90 अंश से ये कोण कम है तो एक समान धनात्मक वेग होगा, और अगर ये कोण 90 अंश से ज़्यादा है तो एक समान ऋणात्मक वेग होगा। अगर यहीं पर वेग समय ग्राफ की बात करें, वेग समय ग्राफ में क्या हो जाएगा, अगर हमें यही कोई कोण मिले जो 90 अंश से ज़्यादा बना रही हो रेखा, तो हम कह देंगे एक समान ऋणात्मक त्वरण से वस्तु गति कर रही है। अभी हमने ग्राफ पढ़ा था ना कि एक थीटा अंश की जो थीटा है, थीटा एंगल पर एक इंक्लाइंड लाइन थी, तो उसमें हमने क्या बताया था कि एक समान धनात्मक वेग से वस्तु गति कर रही है। अगर यही थीटा का मान 90 अंश से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि जो वस्तु का मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, वो यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी का है। कब, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सीलरेशन से बॉडी मूवमेंट कर रही है। एक ग्राफ हमारा और बचा हुआ है, मुख्यतः जो हम यूज़ करते हैं, आज हमने उन्हीं पर बात की है। अगर हमें वाई अक्ष के समांतर कोई ग्राफ मिले, ये वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, प्रारंभ में हमने एक्स अक्ष के समांतर वाली रेखा की बात की थी। अगर अब हमें ग्राफ कोई वाई अक्ष के समांतर मिले, या कह सकते हैं एक्स अक्ष के लंबवत कोई रेखा वाला ग्राफ मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वेग समय दूरी समय ग्राफ में, मतलब समय नहीं बदला, दूरी एकदम बढ़ती चली गई। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समय नहीं चेंज हो और वस्तु की दूरी एकदम बहुत बढ़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति क्या बोली जाती है, असंभव स्थिति बोली जाती है। ये स्थिति रिप्रेजेंट करती है कि वस्तु ने समय नहीं बदला और एकदम दूरी बहुत ज़्यादा तय कर ली, क्योंकि ऊपर बढ़ने का मतलब होता है दूरी ज़्यादा बढ़ना, आगे बढ़ने का मतलब होता है समय बढ़ना। तो वस्तु का समय देखिए स्थिर है और वस्तु की दूरी बहुत बढ़ गई, इसका मतलब है बिना समय बदले वस्तु बहुत अधिक दूरी कर ले, ये असंभव स्थिति है। और दूरी समय ग्राफ में अगर ऐसा है तो मतलब ये ग्राफ असंभव है, वास्तव में
व्यवहारिक रूप में इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। और वेग समय ग्राफ में भी यही रिप्रेजेंट करेगा, बिना समय बदले। वाई अक्ष पर क्या होता है, वेग, समय स्थिर है, वस्तु का वेग एकदम बहुत बढ़ गया, और एकदम वेग बहुत बढ़ जाना ये भी क्या है, असंभव स्थिति है। हम कह सकते हैं इन दोनों ग्राफों को, दूरी समय ग्राफ में ऐसा ग्राफ प्राप्त करना, वेग समय ग्राफ में ऐसा ग्राफ प्राप्त करना असंभव है। तो ये असंभव स्थितियां हमारी हो जाती हैं। अब हम ग्राफ के माध्यम से गति के जो 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं? पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 जो हमारे समीकरण हैं इनको हम गति के 3 समीकरण कहते हैं। अगर हमारी कोई गति क्षैतिज गति हो रही है तो गति का अध्ययन हम इन 3 समीकरणों से कर सकते हैं। v का मतलब है वस्तु का अंतिम वेग, u का मतलब होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a वस्तु का त्वरण है, और स्मॉल t क्या है, गति के दौरान लगा समय, स्मॉल s क्या है, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो ये 4 जो वर्ड हैं, 4 ही तत्व इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण है गति का, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा, जबकि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये गति का तीसरा समीकरण है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर आपके एग्जाम्स में 9th में और 11th में पूछे जाएंगे कि गति के तीनों समीकरणों का निगमन करें। तो अब हम सीखेंगे इन समीकरणों को गति के ग्राफिकल मेथड से कैसे निगमित करते हैं, कैसे इनका डेरिवेशन करेंगे। अब हम बात करेंगे गति के तीनों समीकरणों के निगमन के बारे में। तो गति का समीकरण का जो निगमन है उसमें थ्योरिकल पोर्शन कुछ होता है जो इस चित्र को समझाने के लिए लिखा गया होता है, वो यहाँ पर हम ओरल आपको समझाएंगे, वो लिखेंगे नहीं, हम केवल यहाँ पर डेरिवेशन ही करेंगे जो मैथमेटिकल पोर्शन लिखने वाला होता है। यहाँ हम आपको समझा देते हैं, ये एक वेग समय ग्राफ है, इसमें किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो था वो u था, कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान थी, और तब उस वस्तु की स्थिति क्या थी, a थी। स्मॉल t समय बाद एकदम वस्तु का वेग बढ़ा और कितना हो गया, वस्तु की स्थिति b पहुंच गई। प्रारंभ में वस्तु कहाँ थी, a स्थिति पर थी, और क्या हुआ, स्मॉल t समय के बाद क्या हुआ, स्मॉल t समय जैसे ही बढ़ा, प्रारंभ में वस्तु a स्थिति पर थी, तब समय c था और वेग उस समय कितना था, u। t समय जैसे ही बदला, वस्तु की स्थिति कहाँ पहुँच गई, d पर, मतलब यहाँ वस्तु कहाँ पहुँच गई ग्राफ में, b बिंदु पर पहुँच गई। तो हमने क्या किया, बिंदु c से d तक का जो समय है वो उसको स्मॉल t लिख दिया। वस्तु a पर थी तब उसका वेग u था, यहाँ से वेग इतना u था, जैसे ही वस्तु b पर पहुँची अब उसका वेग, अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, स्मॉल v। तो हमने क्या किया, a से लंब डाला और यहाँ भी एक समांतर रेखा खींच दी, b से एक समांतर रेखा खींची और लंब डाल दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को बिंदु e पर काटा है। a से e तक की दूरी स्मॉल t है, क्योंकि ये स्मॉल t है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो दोनों क्या होंगी, स्मॉल t होंगी। यहाँ तक की दूरी को हमने क्या लिखा था, u लिखा था। देखिए यहाँ पर u है तो यहाँ पर भी u होगा, और बिंदु b तक की दूरी कितनी थी, स्मॉल v थी, तो हमने इसको निकाला तो v में से u घटा दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, शेष बची दूरी को be बराबर v माइनस u। अब हमें फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका निगमन करना है। फिर से ग्राफ समझा देते हैं। कोई ग्राफ था, वेग समय ग्राफ था, इसमें कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही थी। प्रारंभ में वस्तु का वेग u और ग्राफ पे वस्तु की स्थिति a थी। स्मॉल t समय के बाद वस्तु की स्थिति b और अंतिम वेग v हो जाता है। बाकी ग्राफ में हमने रचनाएं की हैं, बिंदु a से समांतर रेखा और लंबवत रेखा खींचने पर, बिंदु b से समांतर रेखा और लंबवत रेखा खींचने पर, फिर इन सभी के मान निकालकर हमने यहाँ पर लिख दिए। ये अलग पोर्शन है रचना वाला। तो फर्स्ट समीकरण का निगमन करना है। तो प्रथम समीकरण में चूंकि वस्तु का त्वरण निकालेंगे, वस्तु का त्वरण a बराबर क्या होता है, ab
रेखा की प्रवणता। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले ही बता चुके हैं कि अगर हमें वेग समय ग्राफ में त्वरण निकालना हो तो खींची गई रेखा की प्रवणता निकालते हैं। और प्रवणता निकालने के लिए क्या होगा, स्मॉल a बराबर लंब बटे, लंब क्या है हमारा BE, लंब BE बटे आधार, आधार कितना है AE। अगर इनके मान डाल दें तो BE का मान कितना हो जाएगा V माइनस U, हम निकाल चुके हैं। और आधार AE का मान कितना है स्मॉल t। अगर स्मॉल t की इधर गुणा कर दें तो A इंटू टी बराबर हो जाएगा V माइनस U। U को उधर भेज दें तो V बराबर U प्लस AT। ये हमारी प्रथम समीकरण का निगमन हो चुका है। छोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसके थ्योरिकल पोर्शन को ओरल बताया है, इसको लिखा नहीं है। अगर द्वितीय समीकरण का हमें निगमन करना हो तब क्या होगा, सेकंड इक्वेशन निकालनी है। तो द्वितीय समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे तय की गई दूरी, क्योंकि द्वितीय समीकरण में दूरी का फार्मूला निकालते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बताया था अभी AB द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल s बराबर AB के बीच घेरा गया क्षेत्रफल। बताया था कि हमें दूरी निकालनी हो तो उन बिंदुओं के बीच घेरे गए क्षेत्रफल को निकालेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल को। जो बताया था आपको भी एक बार खींच कर बता चुके हैं। इस क्षेत्रफल को हम निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि AB के बीच घेरी गई मतलब तय की गई दूरी हमको निकालनी है। AB द्वारा तय की गई दूरी तो हम निकालेंगे स्मॉल s बराबर क्या होगा AB के बीच घेरा गया क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम दो टुकड़ों में बांट लें, एक त्रिभुज AEB, तो स्मॉल s बराबर त्रिभुज AEB का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज, नीचे क्या बचेगा देखिए, ऊपर ये हमने त्रिभुज कर दिया टुकड़ों में और नीचे बचा ये चतुर्भुज बचा। तो चतुर्भुज कौन सा है ACDE का क्षेत्रफल। दो टुकड़ों में बांट लिया ताकि हम ये दूरी आसानी से निकाल सकें। तो S त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो स्मॉल s बराबर 1/2, आधार कितना है त्रिभुज का स्मॉल t, ऊंचाई कितनी है v माइनस u, तो स्मॉल t इंटू v माइनस u प्लस आधार कितना है चतुर्भुज का स्मॉल t और ऊंचाई कितनी है u, तो इसको हम लोग लिख देंगे स्मॉल t इंटू u। चूंकि समीकरण 1 से v माइनस u बराबर क्या था AT था, समीकरण 1 इसको मान लें, समीकरण 1 में हमने निकाला था v माइनस u बराबर AT, तो क्या आ जाएगा s बराबर 1/2 इंटू स्मॉल t और इंटू v माइनस u की जगह क्या डाल देंगे AT डाल देंगे प्लस ut, u इंटू टी की गुणा ut हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा s बराबर ut को पहले लिख लें प्लस 1/2 AT स्क्वायर, t और t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा चेंज लगा होगा, एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड जो इक्वेशन है उसका निगमन हो चुका है। अब हम निकालेंगे गति का तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड में भी हम यही करेंगे, दूरी निकालेंगे और दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे घेरा गया क्षेत्रफल, कवर्ड एरिया बिटवीन A एंड B। अब जो है पहले की तरह हमने जैसे एरिया निकाला था वो नहीं निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए क्योंकि ये जो ACDB S बराबर ACDB का क्षेत्रफल, और ACDB क्या है ट्रेपिज्म है, इसे समलंब भी कहते हैं। और इस ट्रेपिज्म का क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे
समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ये ट्रेपेजियम वाला हमारा एरिया बन रहा है। एरिया ट्रेपेजियम क्या होता है? दो भुजाएं समांतर हों और शेष दो भुजाएं समांतर ना हों। तो यहाँ देखेंगे AC और BD समांतर हैं, जबकि AB और CD समांतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ट्रेपेजियम बन रहा है, और ट्रेपेजियम बन रहा है तो डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फार्मूला लगा दिया। तो इस बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इस भुजा का मान AC का मान कितना है? U प्लस BD का मान कितना है? V। समांतर भुजाओं का योग हो गया, इनटू समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बीच की लंबवत दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? स्मॉल t आ जाएगी। समीकरण 1 से यहाँ से स्मॉल t का मान निकालो। स्मॉल t बराबर क्या आ जाएगा? V माइनस U अपॉन A। कितना आ जाएगा? स्मॉल t का मान समीकरण 1 से, t को यहाँ रखा, a को नीचे भेज दिया। तो समीकरण A से स्मॉल t बराबर यह मान रखने पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, तो s बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 V प्लस U इंटू स्मॉल t की वैल्यू पुट करेंगे V माइनस U अपॉन में A। तो और आगे हल करेंगे तो V प्लस U और V माइनस U, A प्लस B, A माइनस B बराबर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2 इंटू A, 2A हो गया। 2A को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या आ गया? जाकर यहाँ लिख दे रहे हैं 2A और S पहले से था, 2A की मल्टीप्लाई S से कर दी। तो इक्वेशन में बराबर में आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब U स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज देंगे, तब क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति के तृतीय समीकरण का भी निगमन हो गया। तो आज के वीडियो में हमने गति से संबंधित उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हेल्पफुल है और उनसे क्या क्या चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं। मुख्यतः रूप से ध्यान रखना है हमको, दूरी समय ग्राफ में अगर हमें वेग निकालना है तो रेखा की प्रवणता निकालेंगे, वेग समय ग्राफ में त्वरण निकालना है तो रेखा की प्रवणता निकालेंगे, अगर वेग समय ग्राफ में दूरी निकालना है तो घेरा गया क्षेत्रफल निकालेंगे। इन 3 चीज़ों पर आधारित न्यूमेरिकल हमको मिलते हैं। आज हमने ग्राफ को देखते देखते गति के तीनों समीकरणों का निगमन भी ग्राफीय विधि से किया, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ, नए कंटेंट के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।